तो हम लोग पढ़ने वाले थे फर्स्ट चैप्टर ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, तिब्बत और बर्मा के साथ भारत का संबंध। प्रतंत्र भारत की कोई अपनी स्वतंत्र विदेश नीति नहीं थी, क्योंकि भारत उस टाइम गुलाम था। तो भारत का उस टाइम कोई भी जो होता है ना, अभी हम लोग का जो है विदेशी नीति वो क्या है, वो गुटनिरपेक्ष की नीति है। लेकिन उस टाइम जो था वो कोई भी नीति नहीं था। और 1947 ईस्वी के पूर्व भारत इंग्लैंड का एक उपनिवेश था। जो 1947 के पूर्व वो भारत क्या था, वो एक स्वतंत्र राज्य, वो एक अकेला राज्य नहीं था, वो इंग्लैंड का एक उपनिवेश था। ठीक है। अतएव पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों का निर्धारण अंग्रेज शासक अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं और हितों को ध्यान में रखकर करते थे। समझ में आया? वो लोग अपना प्रॉफिट देख करके, किससे क्या प्रॉफिट होगा, क्या हम लोग कर सकते हैं, तो वो लोग हित में देख के करते थे, भारत के लोग नहीं करते थे। ठीक है ना। प्रारंभ में भारत में अंग्रेजों का प्रवेश व्यापारी के रूप में हुआ था। सबको पता है कि जो भारत में अंग्रेजों का प्रवेश कैसे हुआ था, तो व्यापारी के रूप में हुआ था। 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति और गौरव की पराकाष्ठा पर था। जो 1707 ईस्वी है उस तक मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति की पराकाष्ठा एकदम चरम सीमा पर था। जब तक मुगल साम्राज्य शक्तिशाली रहा, अंग्रेजों की गतिविधियां व्यापार की पराकाष्ठा पर था। ठीक है ना, कि नहीं हम लोग तो सब व्यापार करने वाले ही आ रहे हैं और गतिविधियां व्यापार तक ही सीमित थी, वो लोग ज़्यादा कुछ नहीं करते थे। उन्होंने प्रारंभ में किसी प्रकार की राजनीतिक इच्छा का प्रदर्शन नहीं किया। जब मुगल साम्राज्य एकदम चरम सीमा पर था, उनके पास हाई ज़्यादा पावर थी, तो वो लोग ये नहीं बोलते थे कि हमको कोई राजनीतिक पावर चाहिए, कुछ भी उनको इच्छा नहीं था। बस वो लोग को वो था कि हम अपना व्यापार करने आ रहे हैं, और वही उस टाइम वही तक सीमित था। उन्होंने प्रारंभ में किसी प्रकार की राजनीतिक इच्छा का प्रदर्शन ही नहीं किया। लेकिन 1707 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही भारत की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आया। जब औरंगजेब का मृत्यु हो गया 1707 ईस्वी में, तो क्या हुआ, परिवर्तन आया। शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता के अभाव में देश के चारों ओर उपद्रवी और अराजकता का वातावरण छा गया। बदलती हुई राजनीतिक स्थिति से अंग्रेजों ने लाभ उठाने का प्रयास किया और अराजकता के समय अपनी स्थिति को अधिक वैधानिक बताने का प्रयास किया। व्यापार की ओट में साम्राज्यवादी लिप्सा बलवती होने लगी। उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो थे ना, औरंगजेब चला गया तो यहाँ का माहौल बिगड़ गया, तो वो लोग सोचा कि हम ही लोग यहाँ पे अब राज करते हैं, और उन लोग का जो लालसा था वो बढ़ते चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की स्थानीय शक्तियों के अतिरिक्त यूरोपीय व्यापारी कंपनियों से व्यापार और साम्राज्य विकसित के दौर में उलझना पड़ा। लंबी अवधि तक अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच व्यापारी एकाधिकार और साम्राज्य विस्तार के लिए होड़ चलता रहा। फ्रांसीसी और जो अंग्रेजी है वो दोनों अपने एक दूसरे के बीच में ही फाइटिंग सीन्स, और कि हमको आगे रहना है बस, तो उस तरीके से विजय हासिल हुई। ठीक है, तो होड़ चलती रही। ठीक है, लेकिन अंत में विजय तो प्राप्त अंग्रेजों को ही हुई। ठीक है, उस तरह से होड़ चलते रहा। भारतीय शक्तियाँ भी एक एक कर अंग्रेजों के समक्ष नतमस्तक होती गई। जो भी भारत की शक्ति थे उस टाइम, जो भी भारत के बिग बिग लीडर थे, तो उनका क्या काम था कि फुट डालो शासन करवाओ। दो राजा के बीच में फुट डालते थे और शासन करने लगते थे। तो जो भी बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी वो भी ये इंग्लैंड जो भी अंग्रेज है इनके सामने नतमस्तक हो गई, और फिर क्या हो गया कि भारत एक गुलाम बन गया, या फिर जो भी हुआ। अब चलो, नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के साथ ही यूरोप में फ्रांसीसी प्रभुत्व का अंत हो गया था। नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के साथ ही यूरोप में फ्रांसीसी प्रभुत्व का अंत हो गया। नेपोलियन के साथ संघर्ष में इंग्लैंड विजयी हुआ था, और इस विजय के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटेन कंपनी की स्थिति भी सुदृढ़ हो गई। यहाँ पे क्या था कि फ्रांसीसी और जो ब्रिटिश कंपनी का जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी दोनों के बीच कंपटीशन होता था। लेकिन क्या हुआ कि जब नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हो गया तो यूरोप में फ्रांसीसी प्रभुत्व का अंत हो गया, और नेपोलियन के साथ संघर्ष में इंग्लैंड विजयी हुआ। इस विजय के परिणाम स्वरूप ही क्या हो गया कि भारत में ब्रिटिश कंपनी की स्थिति भी सुदृढ़ हो गई। भारत में ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच चल रहे संघर्षों का अंत 1760 ईस्वी में वार्डविस के मैदान में हुआ। फ्रांसीसी शक्ति के हाथ के साथ ही कर्नाटक में भी ब्रिटिश कंपनी की स्थिति सुदृढ़ हो गई। उत्तरी भारत में मुगल साम्राज्य के विघटन से उत्पन्न अराजकता का लाभ उठाने में ब्रिटिश कंपनी को बंगाल के नवाब के साथ उलझना पड़ा, है ना। बहुत लोग तो चुप नहीं ना बैठेंगे, सब लोग से लड़ाई करना पड़ता है। 1757 में पलासी के युद्ध में अंग्रेजों को विजय मिली, और इसके साथ ही बंगाल में राजनीतिक सत्ता की बागडोर ब्रिटिश कंपनी के हाथ में आ गई। बंगाल से ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार तीव्रता से होने लगा।
धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा बलवती हो गई और अंग्रेजों ने युद्ध तथा कूटनीति का सहारा लेकर 19वीं शताब्दी के 2 शतकों में भारत के अधिकतर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना और राजनीतिक सत्ता के सुदृढ़ीकरण के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में भारत सरकार के समक्ष एक महत्वपूर्ण समस्या उत्पन्न हुई। यह समस्या थी कि विदेश नीति के निर्धारण की, अर्थात पड़ोसी देशों के साथ ब्रिटिश भारत के संबंध का निर्धारण किस आधार पर हो। भारत के अधिकतर क्षेत्रों पर ब्रिटिश साम्राज्य का और उनकी सरकार का नियंत्रण स्थापित हो चुका था, लेकिन अभी भी भारत की पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं के पार अनेक ऐसी शक्तियां मौजूद थी जिन पर विजय अथवा नियंत्रण नवोदित ब्रिटिश शक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक था। ईस्ट इंडिया कंपनी को भय था कि भारत की पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर बिना प्रभावकारी नियंत्रण स्थापित किए भारतीय साम्राज्य की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। सिखों, सिंधियों और पठानों, बलूचियों, अफगानों और बर्मियों और असामियों के साथ अंग्रेजों का संघर्ष पहले ही हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य विलय, जो भी उनकी राज्य विलय की जो नीति है, राज्य विलय की नीति और नवीन राजनीतिक सत्ता की अवधि ने अंग्रेज साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष की भावना को बलवती कर दी थी। अतः 19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी को विदेश नीति को एक नई दिशा देने, गति देने और आवश्यकता महसूस की गई। यहाँ तक आपने पढ़ा, इसको अच्छे तरीके से समराइज करिए और तो देखिए कि आपको क्या क्या समझ में आया। ओके, अगली और आगे का जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।